बुलेटिन देख रहे हैं आप टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देखिए आज धूप खिली हुई है दिल्ली एनसीआर में और ऐसे में बीते दिन जरूर बारिश हुई, लेकिन आज बहुत ही सुहाना सा सुबह हो चुकी है और शुरुआत करेंगे हम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। हर रोज हम आपके लिए मॉर्निंग शो लेकर आते हैं ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। हमारा वादा है आपसे, इस बुलेटिन को आपने देख लिया तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से हो जाएंगे बिल्कुल अपडेट। की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और अगली कड़ी में ब्राजीलिया वो पहुंचे हैं, जहां पर शिव तांडव स्रोत के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया है। शिव तांडव स्तोत्रम चलाकर उनका स्वागत किया गया एकदम सनातनी अंदाज में, और जो तस्वीरें सामने आई वो भी देखने लायक थी। जिस तरीके से ढोल बजे, नृत्य हुआ और उनके स्वागत की भव्य तैयारियां वहां पर की गई थी और ऐसा ही स्वागत देखने को मिला जो बिल्कुल सनातनी स्टाइल में था। और ब्राजील के राष्ट्रपति से आज उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी 5 देशों के दौरे पर आज ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पहुंचे तो पीएम का भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक नृत्य की भी प्रस्तुति वहां पर की गई। तो आपको बता दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। इस बीच में दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी पर बात होगी, जिसमें ऊर्जा का क्षेत्र है, रक्षा का क्षेत्र है, व्यापार, अंतरिक्ष, तकनीक और कृषि स्वास्थ्य क्षेत्रों के ऊपर दोनों में द्विपक्षीय वार्ता आज होने वाली है। ब्राजील और भारत के आपसी सहयोग और संबंधों को एक नई दिशा देने के तौर पर इस मुलाकात को, प्रधानमंत्री के इस विजिट को देखा जा रहा है। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजीलिया में स्वागत किया गया। ये तस्वीर देखिए, पारंपरिक लोक नृत्य के साथ प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम हुआ है। जो भारतीय वहां पर बसे हुए हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे और पारंपरिक नृत्य के साथ में उनका स्वागत किया गया था। ब्राजीलिया में पीएम मोदी का कितना भव्य स्वागत हुआ, ये आप इन 5 तस्वीरों के जरिए देखिए कि एकदम सनातन धर्म की जो खूबसूरती है वो वहां पर देखने को मिली। शिव तांडव स्तोत्रम बजाकर वहां पर उनका स्वागत किया गया, पारंपरिक नृत्य वहां पर हुए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, 5 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कैसे ब्राजील जब वो पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री ने होटल में आयोजित एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम को भी देखा, कलाकारों की प्रस्तुति की उन्होंने सराहना की, सभी को शुभकामनाएं दी। ब्राजीलिया पहुंचने के बाद होटल में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ है। सुनवाते हैं कैसे पीएम का शिव तांडव स्रोत के साथ स्वागत किया गया। उसे सुनकर खुद भी वो बहुत स्तब्ध रह गए। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरोध दुर्धरापदि क्वचि दिगंबरे मनो विनोद हेतु। सावन आने वाला है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से अब बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया गया और अब दुकानों पे नेम प्लेट भी दिखने लग गए हैं। तमाम तैयारियां कर ली गई है सावन की शुरुआत के साथ ही, और जहां सरकार एक तरफ इसे लेकर पूरे अलर्ट मोड पर है, निर्देश जारी किए गए, वही विपक्ष इसको लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा। अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछे हैं, आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सीएम ने कांवड़ यात्रा मार्ग का किया हवाई सर्वेक्षण, गाजियाबाद से बिजनौर तक का किया हवाई सर्वेक्षण। कांवड़ यात्रा मार्गों को लेकर अधिकारियों को निर्देश, 11 जुलाई से पवित्र पावन की शुरुआत होने जा रही है। कांवड़ियों का जत्था बाबा के दर्शन को निकलता है, जिसको लेकर सीएम योगी ने गाजियाबाद से बिजनौर तक का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम ने साफ शब्दों में अफसरों को आदेश दिया है कि साफ सफाई में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा सर्वोपरि रहे। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी की योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, बताएं। कांवड़ियों के खाने, रुकने और ठहरने के क्या इंतजाम है।
जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर बनाने से वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और टूरिस्ट को सुविधा देंगे, जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश के 9 साल की सरकार और दिल्ली की 11 साल की सरकार, 11 और 9 20 साल की सरकार में ना कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाया जहां वो सुरक्षित और पवित्रता के साथ व्यवस्थित होकर के चल सकें और उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल सकें। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। उससे पहले ही अब पक्ष और विपक्ष कांवड़ियों को लेकर आमने सामने है। तो सावन से ठीक पहले कांवड़ का जो पूरा रूट है उसको लेकर तैयारियां जबरदस्त तरीके से कर ली गई हैं। चेकिंग की जा रही है कि कोई नाम और पहचान बदलकर ढाबे का संचालन ना कर पाए। अब तो ढाबों के बाहर नेम प्लेट्स भी नजर आने लगे हैं। ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची और वहां पर जाकर रियलिटी चेक किया तो पता चला कि कुछ ढाबों और होटलों में नियमों का पालन नहीं हो रहा। हैरान करने वाली कुछ सच्चाई सामने आई है, आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सावन मास की शुरुआत होने वाली है। योगी सरकार की सख्त हिदायत है कि ढाबों को अपनी पहचान बतानी है और नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। बावजूद इसके कई ढाबे संचालक नाम बदलकर या पहचान छिपाकर ढाबों का संचालन कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने भी हरिद्वार में कई ढाबों की रियलिटी चेक की तो कई ढाबों में अभी तक पहचान पत्र या नेम प्लेट नहीं लगा है, जबकि कई ढाबों की पोल खुलती नजर आई। पंजाबी ढाबा में है, इसकी रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। अंदर चलते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेन गेट की, तो मेन गेट पे अभी तक किसी तरह का यहाँ पे चस्पा नहीं किया गया है। किसी भी तरह का कहीं ना तो मालिक का नाम है और ना अंदर कारीगरों के नाम लिखे गए हैं। आइए जानेंगे इसी रेस्टोरेंट पे आखिर क्या है पूरा मामला और कौन लोग हैं, किसका ये रेस्टोरेंट है, इस बारे में जानकारी लेंगे। क्या पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जगजीवन है। अच्छा जगजीवन जी, ये बताइए कि आपने अभी तक कोई चस्पा नहीं कराया, कोई नाम अपने स्टाफ के बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ जी, अभी लगाएंगे थोड़े दिन में और बाकी जब भी जो होगा वो लगा देंगे। अच्छा, जैसे 11 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होनी है, आपके वहाँ कितने लोगों का स्टाफ है, कौन कौन लोग हैं? हमारे यहाँ लगभग है 20-22 जनों का स्टाफ है। हाँ जी, सारे हिंदू ही है अपने पास। हिंदू संगठन के नेताओं का कहना है कि कई मुसलमान लोग हिंदू के नाम से ढाबे का संचालन कर रहे हैं, जो कि गलत है। भी 1-8 दिन का हम समय दे रहे हैं, उसके बाद नहीं तो हम स्वयं निकलेंगे, क्योंकि हम तो स्थानीय है ना, हमें पता ना यहाँ कि हाँ भाई कौन सा ढाबा है, क्या खेल हो रहा और किस जिहादी का नाम हमारे देवी देवताओं का। तुम अपना लिखो ना भाई, कोई मना कर रहा है क्या? हरिद्वार कांवड़ मार्ग पर ढाबों का सच देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सर, अभी हमारा बाहर टेंट का काम चल रहा है, वो पूरा होते ही 10 या 11 तारीख को हम अपने बैनर चस्पा करवा देंगे। पुलिस की तरफ से क्या आदेश आया? पुलिस की तरफ से आदेश है कि आप जब भी बाहर टेंट का काम करें तो अपना बैनर लगा के ही काम शुरू करें, उस अदरवाइज आप काम शुरू नहीं कर सकते। तो हम इन सब चीजों को, रूल्स को फॉलो करके ही काम करेंगे। बजरंग दल समेत कई संगठन अब खुद मॉनिटरिंग टीम बना रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई ढाबे बिना लिस्ट चस्पा किए अब भी संचालन में जुटे हैं। कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू महासभा ने एक पहल की है और इस पहल के तहत जो ठेले हैं या दुकानें हैं उन पर मैं हिंदू हूँ लिखा गया है। और हिंदू महासभा के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये पहल इसलिए की गई है ताकि हिंदू समुदाय के लोगों को खाने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। पीर बजरंगी बरेली में कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू महासभा ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों और ठेलों पर मैं हिंदू हूं के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर को लगाने का मकसद ये है कि कांवड़ियों को आसानी से रास्ता मिल जाए। हिंदू महासभा ने बरेली बदायूं मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले ठेलों और दुकानों के आगे मैं हिंदू हूं पोस्टर लगाए। पोस्टर लगाने वालों का कहना है कि दुकानदारों ने अपनी मर्जी से अपने ठेलों और दुकानों पर आगे पोस्टर लगवाए हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है।
बरेली में एक अलग मामला देखने को मिल रहा है। बरेली में जो दुकानें हैं, जो ढाबे हैं, उसके बाहर मैं हिंदू हूं, इसके जो पोस्टर हैं वो चिपकाए जा रहे हैं। ये तमाम जो ढाबे हैं, यहाँ पर मैं हिंदू हूं इस तरीके से जो पोस्टर हैं वो बनाए गए हैं और इन पोस्टर्स को इसी तरीके से अब दुकानों पर चिपकाया जाएगा, जो भी हिंदू दुकानें हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये दुकानें किन की हैं। ये जो पोस्टर है वो लगा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो पोस्टर है उसको लेकर पहुंचे हैं, पूछ रहे हैं। शिवम, अच्छा, ये आपका स्कैनिंग कोड है, अपने नाम चेक किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर स्कैनर से चेक किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? शिवम यादव। शिवम जी, आपके दुकान पे पहुंचे हैं ये पोस्टर लगाने के लिए, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि ढाबे पे दुकानें पे लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, जरूरी है ये चीज। क्या होगा ये लगाने से, क्या लग रहा है आपको? हिंदुओं में थोड़ी जागरूकता आएगी। इस पहल का मकसद कांवड़ियों को सुविधा पहुंचाना है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम मौके पर पहुंची और पोस्टर लगाया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। मैं हिंदू हूं के जो पोस्टर हैं वहां इस दुकान पे भी लगाए जा रहे हैं और ठेली है जहां पर नींबू पानी बिकता है और ये कांवड़ रूट पे है। तो अब इस पे भी देखिए इसी तरीके से यहाँ पर मैं हिंदू हूं के जो पोस्टर हैं वो चिपकाए जा रहे हैं। तमाम ठेलों पर, तमाम जो दुकानें हैं, जो ढाबे हैं, वहाँ इसी तरीके से लगाया जा रहा है ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो, लोगों को जागरूकता है और किसी भी तरीके से जो कन्फ्यूजन है वो किसी के अंदर ना रहे। और लोग भी बता रहे हैं कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर यहाँ पर लगा रहे हैं तो लगाना चाहिए। 11 तारीख से सावन की शुरुआत हो रही है। कांवड़ रूट की दुकानों पर इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर लगाने वाले लोगों का कहना है कि जो हिंदू हैं वो स्वयं अपनी इच्छा से पोस्टर लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि दोनों ही पक्षों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो राज ठाकरे का बयान आया था, अब उसके ऊपर भड़ास निकाली है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने और सभी को आड़े हाथों लिया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाओ। मराठी और हिंदी को लेकर छिड़े संग्राम ने महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। आज मीरा भयंदर में मनसे के साथ मराठी समाज बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में मराठी सिखाने के लिए मनसे मुफ्त की मराठी पाठशाला चला रही है, जिसमें बिहार के 2 और तमिलनाडु के 1 और राजस्थान के 3 लोग मराठी सीखने आए, जिन्होंने कहा कि मराठी का सम्मान जरूरी है, लेकिन भाषा नहीं आने पर पिटाई करना ठीक नहीं। अब आप में से कितने बिहारी हैं वो एक बार हाथ उठा दीजिए जो बिहार से हैं। आप उत्तर प्रदेश बिहार दोनों में हाथ उठा गए, बिहार वाले खाली हाथ उठाइए। और मुझे आप ये बता दीजिए गुजरात से कितने लोग हैं यहाँ पर, वो हाथ खड़े कर दीजिए। आपको नहीं बोल रहा, गुजरात का बता दीजिए। गुजरात से कोई है? कोई नहीं है। राजस्थान से कोई है तो हाथ उठा दीजिए। राजस्थान के 3 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। साउथ से अगर कोई दक्षिण भारत से जो है वो आप अभी गुजरात के लिए भी हाथ उठा के थे आप अभी। राज ठाकरे के पिटाई वाले बयान पर भी लगातार बयानबाजी जारी है। अब निशिकांत दुबे ने कहा कि आप अपने घर महाराष्ट्र में अगर बहुत बड़े बॉस हों तो चलो बिहार, चलो यूपी, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है। निशिकांत के बयान पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग आग में घी डालने की कोशिश करते हैं। आपको कोई यहाँ पहचानता नहीं है, आप काम करिए। खरं म्हणजे मी लक्कडबग्गा बोललो, त्या लक्कडबग्गाची मी माफी मागतो, कारण ते त्याही लायकीचे नाहीये ती लोक। त्यांचं टाळ्या घालणं हा उद्योगच आहे आणि इकडे येऊन त्यांनी बघावं की आमचा कोणत्याही भाषेला विरोध नाही, पण भाषेच्या सक्तीला विरोध आहे। वहीं आदित्य ठाकरे ने भी निशिकांत दुबे के बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करते हैं। This is BJP's basic rule, divide and rule. This is BJP's playbook. And they are trying to create fights in Maharashtra between Marathis and non-Marathis by trying to add to such situations. महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी के बीच अभी विवाद थमता नहीं दिख रहा है। एक के बाद एक दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं कि जिस शख्स ने हत्या की सुपारी दी थी अमित कुमार साव, उसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो
अशोक कुमार साहू उसका नाम है जिसने हत्या की सुपारी दी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस अभी तक मर्डर का मकसद सामने रखने में नाकामयाब रही, यानी कि मोटिव क्या था मर्डर का, ये अभी सामने नहीं आया है। 4 जुलाई को खेमका की हत्या कर दी गई थी। तो आपको बता दें कि 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में पुलिस ने अशोक कुमार साहू को पकड़ा है जिसने हत्या की सुपारी दी थी। उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या 4 तारीख को हो गई थी। जब वो अपने घर लौट रहे थे, बदमाशों ने गोली मार दी थी। इस हत्याकांड में अब तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन मोटिव अभी सामने नहीं आया है। ऐसे में जब इन आरोपियों से पूछताछ होगी सख्ती के साथ, तो उम्मीद है कि जल्द ही मोटिव सामने आ जाए। अब खबर पश्चिम बंगाल से आपको बताते हैं, मजहबी हिंसा का एक मामला सामने आया है। आरोप ये लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर हिंसा की जा रही है। तो बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से ये वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें ये आरोप है कि मुर्शिदाबाद के बाद अब मालदा में मजहबी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। अब ये वीडियो क्या है, अमित मालवीय ने इसको लेकर क्या आरोप लगाए हैं, किस तरह के आरोप अब लग रहे हैं पश्चिम बंगाल में नस्लीय और धर्म के नाम पर हिंसा से जुड़े हुए। इस रिपोर्ट में आपको पूरी डिटेल्स दिखा देते हैं। कोहराम मचा है, हुड़दंग मचाया जा रहा है, मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है और इसी दौरान हिंसा हो जाती है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो ओल्ड मालदा ब्लॉक के नोरहट्टा इलाके का है, जहां के लक्ष्मीपुर गांव में समुदाय विशेष के लोगों ने वहां रहने वाले हिंदुओं पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों की ओर से स्थानीय हिंदुओं पर लाठी और हथियारों से वार हुआ। तस्वीरों में आप भी साफ साफ सुन सकते हैं कि कैसे चीख पुकार मची है, कैसे तोड़फोड़ की जा रही है। घरों के टीन वाले छप्पर तोड़े जा रहे हैं, बीच बीच में फायरिंग की भी आवाज आ रही है। टाइम्स नाउ नवभारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आपको बता दें कि यह वीडियो बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने पोस्ट किया है, जिसमें हिंदुओं के घरों, दुकानों और बाजारों में तोड़फोड़ और लूटपाट किए जाने के आरोप लगाए गए हैं और ममता सरकार पर निशाना साधा है। मंदिरों में सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये आवाज बुलंद होने लगी है और ताजा मामला वाराणसी से सामने आया, जहां पर स्पर्श दर्शन पर रोक लगाने की मांग अब हो रही है। दरअसल सावन के महीने में खास तौर पर क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो बाबा के स्पर्श करने की मनाही होती है, लेकिन मंदिर में स्पेशल टिकट पर श्रद्धालुओं को गर्भगृह में घुसाने और साथ ही शिवलिंग को स्पर्श कराने के आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर के अब इस पर पाबंदी लगाने की मांग उठाई जा रही है। धर्मनगरी काशी में शिवलिंग को छूकर दर्शन करने पर रोक लगाने की मांग तेजी पकड़ रही है। दरअसल देश के कई मंदिरों में पहले से ही स्पर्श दर्शन पर रोक है, लेकिन काशी में अब भी ये हो रहा है। सिर्फ सावन के महीने में स्पर्श दर्शन पर रोक रहता है, लेकिन अब यहाँ भी सालों भर स्पर्श दर्शन पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। गर्भगृह में पुजारी के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश बंद किया जाए, तभी मंदिर की मर्यादा शुचिता की रक्षा हो सकती है। इसको लेकर सनातन रक्षक दल ने मंदिर प्रशासन को चिट्ठी लिखा और स्पर्श दर्शन को बंद कराने की मांग की। सुनिए इस पर धर्म गुरु ने क्या कहा। जब संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, समता का अधिकार देता है और हिंदू समाज में अस्पृश्यता शास्त्रीय शब्द नहीं है, छुआछूत नहीं है। बता दें कि मुरारी बापू के द्वारा सूतक में महादेव के स्पर्श दर्शन किए जाने के बाद से ही इसका विरोध हो रहा है और इस पर अब पूरी तरह से इस स्पर्श दर्शन को बंद करने की मांग की जा रही है। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरें आगे और भी हैं। आगे आपको दिखाएंगे कहां झारखंड के रामगढ़ से, जहां पर एक श्रद्धालु नदी के अंदर फंस गया और ये बुजुर्ग श्रद्धालु चीखने चिल्लाने लगे, अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगे। क्या इनकी जान बचा ली गई या फिर क्या हुआ वहां पर, आगे देखिए रिपोर्ट में। नदी की तेज धारा बह रही है और एक बुजुर्ग बीच नदी में चट्टान को पकड़े खड़े हैं और बचाव की गुहार लगा रहे हैं। तभी नदी में एक तैराक ने बुजुर्ग की कमर में रस्सी बांधी और सहारा देकर उन्हें सुरक्षित नदी के किनारे लाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तैराक को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वीडियो झारखंड के रामगढ़ का है, जहां भैरवी नदी की तेज धार में ये बुजुर्ग फंस गए थे। दरअसल मां छिन्नमस्तिका देवी के दर्शन के लिए बुजुर्ग अपने परिवार जनों के साथ रजरप्पा पहुंचे थे। दर्शन से पहले वो स्नान करने के लिए भैरवी नदी में उतरे। बारिश के कारण नदी का बहाव बहुत तेज था, जिसकी चपेट में बुजुर्ग आ गए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बुजुर्ग हजारीबाग के रहने वाले हैं और काफी घबराए हुए थे।
श्रुतिका, रोजाना हम ऐसी खबरें देखते हैं जब थोड़े से लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार। सास की पिटाई करने का आरोप लगा है और इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या एक्शन कुछ लिया गया है इस पर, अभी देखिए रिपोर्ट में। ये सीसीटीवी वीडियो गाजियाबाद का है और ग्रीन टी शर्ट, लाल रंग की पैंट पहने मारपीट कर रही ये महिला इस बुजुर्ग की बहू है। घरेलू विवाद के बाद ये मारपीट घर के बाहर आ गई। पहले कुछ देर तक घर के दरवाजे पर बहस होती रही और फिर इसी दौरान बहू ने अपना आपा खो दिया और फिर सीढ़ियों पर बैठी सास पर एक के बाद एक दनादन थप्पड़ जड़ दिए और फिर जब मन नहीं भरा तो उसके बाल खींचकर उसे पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान बहू की मां भी पास ही खड़ी थी, लेकिन वो बीच बचाव करने की जगह पूरे झगड़े का तमाशा देखती रही, जबकि बुजुर्ग सास बहू से बचने की कोशिशें करती दिखाई दी। इस कोशिश के दौरान वो फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन फिर भी गुस्से से भरी बहू का दिल नहीं पसीजा और उसने घसीटकर उसे घर से बाहर फेंकने की कोशिश की। ये पूरा मामला 1 जुलाई का है, लेकिन अब इसका वीडियो सामने आया है। पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है कि बेटा गुरुग्राम में रहता है, जबकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहू घर में रहती है और लगातार मारपीट करती है। बुजुर्ग दंपत्ति का आरोप है कि बहू का पिता दारोगा है और इस वजह से वो लगातार पूरे परिवार को धमकाती रहती है। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। लखनऊ में आम महोत्सव लगा था और आम महोत्सव में आम की लूटों के जो वीडियोस हैं, रोजाना नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। ऐसे में जो अब तस्वीरें सामने आई हैं उसमें तो पूरा टेबल ही आमों का कुछ ही सेकंड्स में खाली हो गया। आप भी देख लीजिए। लखनऊ में आम महोत्सव के आखिरी दिन आमों को लेकर लूट मच गई। महोत्सव के समापन की जैसे ही घोषणा हुई, लोग स्टॉलों पर टूट पड़े। चंद मिनट में सभी स्टॉल खाली हो गए। दुपट्टे, पल्लू और थैलों में भरकर लोग आम घर ले गए। हुआ यूं कि समारोह के आखिरी दिन बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी। समापन के वक्त अनाउंसमेंट हुआ कि अब पुरस्कार बटेगा, जिसे लोगों ने आम बांटना समझ लिया और फिर लूट मच गई। इस दौरान आयोजक मूक दर्शक बने रहे। 3 जुलाई से 6 जुलाई तक अवध शिल्प ग्राम में महोत्सव चल रहा था। आम महोत्सव में आमों की लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। आगरा की बात बताते हैं आपको, जहां पर पार्किंग विवाद ऐसा हुआ कि ऑटो ड्राइवर और जो कर्मचारी थे उनके बीच चलाया करता था, जिसमें वो पैसे देकर लड़कियों का धर्मांतरण करवाता था। पहले इस मामले की जांच ATS और STF की टीम कर रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद अब ED की टीम भी इस मामले की जांच में लग गई है। वो पहले गली गली घूमकर अंगूठियां बेचता था, फिर पंचायत चुनाव जीतकर बन गया गांव का प्रधान। लोगों को बहलाने के लिए ओढ़ लिया धर्म का चोला और जुट गया साजिशन धर्म बदलवाने के मजहबी एजेंडे में। ये कहानी है बलरामपुर जिले के रेहरा माफी गांव के रहने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इसको लेकर जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इसके पास 40 बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें अलग अलग देशों से करीब 100 करोड़ से ज्यादा की रकम आई है और ये रकम धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सुना आपने, अंगूठी बेचने वाला 100 करोड़ का मालिक। आरोप है कि उसने धर्म बदलवाने को ही अपनी कमाई का जरिया बना लिया और हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की एक रेट तय कर दी। मतलब ये कि अगर लड़की सवर्ण है तो 15 लाख, अगर लड़की OBC है तो 12 लाख और अगर लड़की SC ST समुदाय की है तो फिर 10 लाख दिए जाते थे। ये नेटवर्क काफी लंबा चौड़ा है और जिस तरह की फंडिंग प्राप्त हुई है इसके बारे में इसके नेटवर्क के ऑल इंडिया होने की जानकारी, पैन इंडिया होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा पूर्व में भी छांगुर बाबा पर इस प्रकार की गतिविधियों के लिए मुकदमे पंजीकृत हुए। जैसे जैसे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की पोल खुल रही है, उस पर कानून का सिकंजा कसता जा रहा है। अब उस पर जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है, जिस पर प्रशासन ने बेदखली का नोटिस चस्पा किया है और अगर 7 दिन में जमीन खाली नहीं की तो फिर बुलडोजर एक्शन होगा। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही विदेशी फंडिंग खासकर खाड़ी देशों से आने की बात सामने आई है, जिसकी जांच जारी है। और
गिरफ्तारी के बाद छांगुर बाबा के कारनामे परत दर परत खुलते जा रहे हैं। अब वो गुर्गे जो पहले उसके डर से खामोश थे, नए नए राज फाश कर रहे हैं। ऐसे में सहारनपुर से एक महिला भी सामने आई है जिसने कहा है कि छांगुर बाबा के गुर्गों ने उसके साथ में पहले गैंगरेप किया, उसके बाद धर्मांतरण का दबाव बनाया। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। कौन है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा? छांगुर बाबा पर लग रहे आरोपों में कितना दम है? धर्मांतरण का खेल सच या फिर अफसाना? यकीनन ये सवाल लाजमी है, लेकिन इन सवालों के जवाब खोजने से पहले ये तस्वीर देखिए। बलरामपुर की कोठी, जी हाँ, उतरौला में स्थित छांगुर बाबा की कोठी किसी किले से कम नहीं। 3 बीघे में फैली ये आलीशान इमारत पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस है। देखिए, इस कोठी के चारों ओर एक तार लपेटा गया है जिससे होकर बिजली दौड़ती है। बताया जाता है कि इसमें खूंखार कुत्ते भी हैं। यहाँ करीब 50 से ज्यादा लोगों के रहने का इंतजाम है। आसपास के लोग भी डर के कारण कैमरे पर कुछ बोलने से बचते हैं, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। सुनिए सहारनपुर की एक महिला ने क्या कहा। तो कैसे आप इनसे मिली, कैसे इनके चंगुल में आ गई? सर, इंस्टाग्राम द्वारा इनके चंगुल में फंस गई थी मैं। ये हिंदू बन के आईडी राजू राठौर के नाम से मिले थे। रियल नाम इनका वसीम है। ये जिस शख्स की तस्वीर दिखा रही है, आरोप है कि ये भी छांगुर बाबा का ही गुर्गा है और उसके इशारे पर ही धर्म बदलवाने के मजहबी खेल में जुटा है। मेरे पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते रहे, लगातार मारपीट करते रहे। जब मैंने मना कर दिया, 12 दिसंबर को 24 को मुझे धमकी दी। 13 दिसंबर 2024 को मेरा सामूहिक बलात्कार किया। जो छांगुर बाबा के गुर्गे हैं। छांगुर बाबा के मजहबी खेल में जांच जारी है और इसमें छांगुर के संपर्क में आई नीतू उर्फ नसरीन के नाम का पर्दाफाश हुआ है, जो लखनऊ में करीब 70 दिनों तक छांगुर बाबा के साथ रही थी। कह रहा कि 70 दिनों तक वो इसी होटल के कमरा नंबर 104 में रहा। ये होटल का कमरा नंबर 104 है। इसी में वो नीतू के साथ लंबे समय तक रहा। सवाल है कि चंद साल पहले तक अंगूठी बेचने वाला शख्स कैसे पीर बाबा बन गया और लोगों को दुआएं देने लगा? कैसे देश से विदेशों तक धर्म परिवर्तन का जाल बुना? ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल इसके मजहबी खेल के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। कब तक हम लोग मौन रहेंगे? कब तक? अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए तो हमको अपनी आवाज उठानी चाहिए और सरकार से कहना चाहिए कि हमें इस निंदा पर एक कानून बना के दीजिए। 16 नवंबर 2024 को एसटीएफ थाने में दर्ज हुई एफआईआर में छांगुर बाबा, नीतू रोहरा, नवीन रोहरा समेत 10 लोगों के नाम थे, लेकिन अब आरोपियों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। अब बात करते हैं चीन की, जहां पर हर साल 20 से ज्यादा तूफान दस्तक देते हैं, लेकिन इस बार जब तूफान आया तो तबाही आ गई। और चीन के जिस शहर में ये तूफान आया है, वहां की तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे।